सो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम, चैप्टर 3 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। नोट्स सबके बने हुए होने चाहिए, मैंने चेक करना है। क्लियर? जो आउटसाइडर्स हैं वो पीडीएफ भेजेंगे मुझे बाद में, और जो हमारे खुद के बच्चे हैं उनका तो मैंने चेक कर ही लेना है। क्लियर? तो प्लांट किंगडम में इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम। प्लांट किंगडम देखो, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया हमने, लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने चीजों को क्लासिफाई कर दिया 5 किंगडम्स के अंदर। सबसे पहला जो किंगडम था कौन सा था हमारा? मोनेरा। नेक्स्ट जो था हमारा प्रोटिस्टा, फिर हम फंजाई पढ़ते हैं, उसके बाद प्लांटे किंगडम आता है एंड देन एनिमेलिया। हमने सीधा स्टार्ट किया है प्लांट किंगडम से। ध्यान से सुनो चीजों को। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको प्लांट किंगडम में रख दिया गया, लेकिन उनको हमें प्लेस कहीं और करना था। ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया आ जाए, और कुछ बैक्टीरिया और भी थे जिनको प्लांट किंगडम में रख दिया क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक थे, अपना खाना खुद से बना लेते थे। लेकिन ये एक सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है कि आप चीजों को प्लांट किंगडम में रख दो। पहले की अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या कहती थी? जो भी अपना खाना खुद से बना ले उसको प्लांट किंगडम में प्लेस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको प्लेस करना चाहिए किसके अंदर? मोनेरा के अंदर, लेकिन हमने प्लेस कहां कर रखा था? प्लांट किंगडम के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं ताकि एग्जाम के टाइम आप भूले नहीं। एनसीईआरटी मैप पूरा बनाएंगे कि जो एक भी लाइन जो है ना एनसीईआरटी की आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है। राइट? सो राइट डाउन इन इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट किंगडम से लेके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है। आगे भी हो सकता है कुछ चीजों को हमने आज के टाइम प्लांट किंगडम में प्लेस किया है, लेकिन जैसे ही हमारी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हम हो सकता है उसको किसी और किंगडम में प्लेस कर दे, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने कहीं और प्लेस किया हुआ है और हम उनको प्लांट किंगडम में प्लेस कर दे, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है बात? ओके, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ fungi and members of Monera and Protista having cell walls have now been एक्सक्लूडेड, यानी कि इनको निकाल दिया गया है प्लांट किंगडम से। एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटिंग। कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको अर्ली क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो प्लांटे में रखा गया, लेकिन जैसे ही हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, हमने उसको प्लांट किंगडम से निकाल फेंका है बाहर, और उनको मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, जहां भी उनका प्लेस था उनको वहां पे रख दिया गया है। क्लियर क्लास? नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन। जैसे कि हम बात करें साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, दैट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। इनको हमने डाल दिया है मोनेरा के अंदर। साइनोबैक्टीरिया को पहले प्लेस किया जाता था एल्गी ग्रुप के अंदर, और एल्गी आता है प्लांट्स के अंदर। अब उसको वहां से निकाल के हमने जहां उसका प्लेस था वहां पे प्लेस कर दिया है। क्लियर क्लास? नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। इन प्लांट किंगडम वी डिस्क्राइब, क्या क्या हमने रखना है प्लांट किंगडम के अंदर। सबसे पहले पढ़ोगे एल्गी, उसके बाद पढ़ोगे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद आ जाएगा आपका टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद आप पढ़ोगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सीबीएसई की मैं बात करूं तो ये आपका डिलीटेड रहेगा इस चैप्टर के अंदर। एंजियोस्पर्म जो है वो नहीं आना अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। इज इट क्लियर क्लास?
स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में इसको लिख लेना अच्छे से, अभी के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहना पूरे बोर्ड का। क्लियर? सुजान अब दिख रहा है बेटा? बोर्ड विजिबल है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। ओके राइट। सो ये इंट्रोडक्शन था, इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं हमने। पहला पॉइंट बोलता है कि फंजाई और कुछ मेंबर्स थे मोनेरा के जिसको हमने प्लांटे में प्लेस किया हुआ था, लेकिन अब उसको वहां से एक्सक्लूड करके उनकी अपनी कैटेगरीज के अंदर हमने डाल दिया है। नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया था जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, अब इसको प्लांटे से निकाल दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि साइनोबैक्टीरिया कहां प्लेस करोगे आप, ये प्लांटे में नहीं होता। नेक्स्ट प्लांटे के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? पहले पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, फिर पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सीबीएसई से रहेगा डिलीटेड। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद पढ़ना है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सिस्टम। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे हम। क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो पढ़ते हो आप दैट इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो है बेसिकली देखो, समझो बात को, 2 तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम है। वैसे तो आप 3 तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ोगे, लेकिन बेसिकली जो डिफरेंस करना है आपने आर्टिफिशियल और नेचुरल के बीच में, थर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। आर्टिफिशियल के अंदर आप प्लांट्स को देखकर, सिर्फ उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के चीजों को आपने क्लासिफाई किया है। नेचुरल के अंदर सभी कैरेक्टर्स, यानी कि सेल टाइप कैसा है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, या फिर उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, सभी कैरेक्टर्स को देख के आप जो क्लासिफिकेशन करते हो, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटमी, उसका रिप्रोडक्शन का मेथड, तो वो आपका रहेगा नेचुरल सिस्टम के अंदर। इसके अलावा एक और सिस्टम है जो कि मोर एडवांस्ड रहेगा, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके अंदर आप यही सब कैरेक्टर्स तो पढ़ने ही वाले हो, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, लेकिन उसके साथ एक चीज और इंक्लूड है कि 2 स्पीसीज के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर? सो सबसे पहले आप लिखोगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Number 1 is artificial system of classification. Write down first point. It is used only for gross morphological characters. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो सिर्फ आप देखने भर से पता लगा सकते हो, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एटसेट्रा। किसी भी प्लांट पार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स को देख के उसको क्लासिफाई कर देना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा होगा कि आप हर्ब्स को, सभी हर्ब्स को एक जगह डाल दो, श्रब्स को एक जगह डाल दो, और बड़े जो ट्रीज होते हैं उनको एक क्लासिफिकेशन में डाल दो। लेकिन ये जो सिस्टम होता है इट इज नॉट मोर एडवांस्ड और इसको हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, based mainly on vegetative characters, based mainly on vegetative characters or on the androecium यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम structure only, and this system is given by Linnaeus. इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने दिया था ये सिस्टम? लिनियस ने। क्लियर क्लास? लेटर ऑन
इसकी कुछ लिमिटेशंस रही, इस सिस्टम की जो है बहुत सारी लिमिटेशंस हमें देखने को मिली, क्योंकि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे आप चीजों को क्लासिफाई कर रहे हो तो एक बेटर मेथड हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों 10th क्लास के अंदर हो और आपके टीचर आपको आर्ट्स में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में इस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दें कि भाई जो बहुत सुंदर दिखने वाले हैं वो सारे मेडिकल में चले जाओ, जो एवरेज बच्चे हैं वो नॉन मेडिकल में चले जाओ, और जो बिलो एवरेज हैं वो आपके आर्ट्स में चले जाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मॉर्फोलॉजी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे आप चीजों को क्लासिफाई कर दो। लिमिटेशंस में क्या लिख के आओगे एग्जाम के अंदर, देखो नंबर 1, सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस as they were based on few characters. Number 2, it gave equal weightage to vegetative characters and sexual characters, बल्कि हमें लिखना चाहिए few sexual characters. Clear? This is not acceptable because vegetative characters are more easily affected by environment. समझो बात को, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे है और इसकी लिमिटेशंस कुछ ना कुछ रही हैं। क्या? सबसे पहली बात, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी जिनको एक क्लासिफिकेशन में एक ही जगह डालना चाहिए था, उनको हमने कहीं और प्लेस कर दिया। लाइक 2 एल्गी थी, लेकिन आपने एक को एल्गी के अंदर डाल दिया, दूसरे को ब्रायोफाइट्स के अंदर डाल दिया, क्योंकि आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख रहे हो, ना तो आप अंदर के स्ट्रक्चर को देख रहे, एनाटॉमी को देख रहे, मोनोकोट है, डायकोट है, आपको कोई मतलब नहीं है उस बात से। क्लियर? तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने लिमिटेशन लिखा, सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पेसेस एज दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। कुछ ही कैरेक्टर्स को आप देख रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉबैक आ गया है। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी जिनको एक ही ग्रुप के अंदर डालना था, उनको आपने सेपरेट कर दिया। दूसरा मैंने क्या लिखा, इट गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लाइक आपका स्टेम है, रूट है, लीव्स है, सिर्फ उसको देखा और आपने चीजों को क्लासिफाई कर दिया। बट इट इज नॉट अ बेटर मेथड। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी देखोगे कि सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है, तो वो बहुत जरूरी है देखना। बट यहाँ पे फ्यू कैरेक्टर्स को देखने की वजह से क्लासिफिकेशन जो है उसके अंदर आपकी गड़बड़ आई। क्लियर क्लास? टेक अ स्क्रीनशॉट so that I can rub the board. नेक्स्ट मेथड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल वॉज गिवन बाय लिनियस। याद रखना इस बात को, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड मेथड क्या आएगा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट एंड फर्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन
natural affinities among organisms and consider both external as well as इंटरनल कैरेक्टर्स। वहां पे सिर्फ आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख रहे थे, यहां पर आप इंटरनल कैरेक्टर्स को भी देखोगे, इंटरनल फीचर्स और कैरेक्टर्स एटसेट्रा। जैसे कि आ जाएगा इसके अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, डाइकोट है कि मोनोकोट है, एम्ब्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, फाइटोकेमिस्ट्री सेल की केमिस्ट्री, प्लांट की केमिस्ट्री, कौन कौन से मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट होते हैं, यू आर गिविंग इक्वल वेटेज टू दैट ऑल्सो। क्लियर? सो यू आर कंसिडरिंग ईच एंड एवरी पार्ट इन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर चीज को देख के आप चीजों को प्लेस कर रहे हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी प्लेस कर दिया। क्लियर? So ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry as well as morphology और internal structure सभी को आप कंसिडर करोगे इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये सिस्टम जो था इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने ये सिस्टम जो है आपको दिया है। पूरा नाम हम बोले तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। जोसेफ डॉल्टन हुकर, नहीं पूरा नाम याद होता, सीधा याद रखो बेंथम एंड हुकर हैज गिवन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिक। ध्यान से सुनो, जितनी भी चीजें हमने नेचुरल के अंदर यूज की उसके एक प्लस पॉइंट ही हमने यहां पे लिया है। इन सब चीजों को तो आप देखोगे ही देखोगे, उसके साथ साथ एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के साथ रिलेशन क्या है वो भी आप कंसीडर करते हो इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो राइट डाउन। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। Phylogenetic classification system. Write down, it is based on evolutionary relationship between the various organisms. This assumes that organisms belonging to the same taxa, taxa होता है कैटेगरी, टेक्सॉन, रैंक, कैटेगरी, कुछ भी बोल सकते हो, हैव अ कॉमन एंसेस्टर। सो दिस इज मोर एडवांस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज के टाइम में हम इसी को यूज करते हैं। इसके अंदर आपका प्लस पॉइंट क्या है, आपने जो भी नेचुरल के अंदर यूज किया यू आर यूजिंग दैट ऑल्सो, इंक्लूडिंग दो ऑर्गेनिज्म जो है उनके बीच में रिलेशन क्या है, एवोल्यूशन कहां से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एंजियोस्पर्म रहे हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर हुआ होगा, जितने भी टेरिडोफाइट्स है उनका एक कॉमन एंसेस्टर है। तो जितने भी क्लासेस है उनका एक कॉमन एंसेस्टर है, इसीलिए वो एक क्लास के अंदर, एक जीनस के अंदर, एक फैमिली के अंदर प्लेस किए जाते हैं। क्लियर? Any confusion, class? Say yes or no. Clear?
ओके, डाउट है यहां तक तो पूछ लो। अभी दो चीजें कर चुके हो आप, प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपने किया है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से हैं और किसके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं और किसका क्या ड्रॉबैक है और कौन सा सिस्टम अच्छा रहेगा। ओके तमन्ना, नेक्स्ट राइट डाउन। अब एक एक करके आप क्लासेस पढ़ोगे, उससे पहले कुछ ब्रांचेस पढ़नी है आपने टेक्सोनॉमी की। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी आप पढ़ चुके हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर। टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। राइट डाउन ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। सबसे पहली ब्रांच दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी समझो। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेक्सोनॉमी। इसके अंदर आप हर एक कैरेक्टर को एक कोड देते हो, सारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर करोगे और उसको फिर स्टडी करोगे। टेक्सोनॉमी है क्या? जिससे आप स्टडी कर सको क्लासिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन की या नॉमेनक्लेचर की, जिससे आपको पता हो कि आपके पास कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, किस किस के क्या कैरेक्टर्स हैं। अब इतना सारा डेटा एक बुक के अंदर या एक लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करना बड़ा मुश्किल है, तो आप क्या यूज करोगे? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। हर एक कैरेक्टर को अपने कोड्स दे दिए गए हैं, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच होती है ना, जिसके अंदर कोडिंग करते हो आप। कोडिंग सब समझते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो डेटा है वो सारा कलेक्ट कर रहे हो और आप एक ही पीसी के अंदर, एक ही कंप्यूटर के अंदर, एक ही हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रख रहे हो। सो व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये तो समझाने के बारे में था। अब एग्जाम के अंदर आपने लिखना क्या है? राइट डाउन सम पॉइंट्स इन इट। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, it is carried out using computers। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एक ब्रांच होती है, वो आपको हेल्प करती है इस तरह के काम करने में। देखो, इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ब्रांच जो है उन कैरेक्टर्स पे काम करती है जो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। एक प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो तो लाइक मैंने बोला कि उसका जो वेनेशन है वो पैरेलल है, दिख जाता है। रेटिकुलेट है, वो भी दिख जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन के लिए एक कोड डाल दिया, पैरेलल के लिए एक कोड डाल दिया। अब जैसे हम मॉर्फो में पढ़ते हैं, ये कैरेक्टर्स है इसके, तो उसको हमने हर कैरेक्टर को एक कोड दिया हुआ है और जो इन सब चीजों में डील करता है उनको याद होते हैं सारे कोड्स और उसको फिर वो डिकोड करता है और एक प्लांट के कैरेक्टर्स जो है वो आपको पता लग जाते हैं। क्लियर? सो इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई दे जाए। यहां पे आप क्या साइन करोगे? नंबर एंड कोड्स। नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल कैरेक्टर्स and then data are processed। फिर उस डेटा को प्रोसेसिंग भी लगाते हो जब भी आपको चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज and at the same time hundreds of characters can be considered। हर कैरेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी कैरेक्टर को आप कम वेटेज नहीं दोगे। और इसी तरह से जब आपके पास पूरा डेटा होता है तो एकदम से आपको
हर कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला हमने पढ़ा मॉर्फो के अंदर। एक छोटा सा फॉर्मूला देखते ही हमें पता लग जाता है कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्टिएट है। एक साइन दिया हुआ है बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के लिए, एक साइन दिया हुआ है एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री के लिए, बाइलेटरल सिमेट्री के लिए। तो सिर्फ फॉर्मूला देखने से हमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो जाती है कि ये फॉर्मूला कौन से फैमिली से है, लिलिएसी से है, सोलेनेसी से है या फिर फेबिएसी से है। तो इसी तरह से जब कोड आपके सामने आते हैं और आपको नॉलेज है पूरे कोड्स का, तो डीकोड उसको करना बड़ा इजी हो जाता है। क्लियर क्लास? सो दिस वन इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ टेक्सोनोमी। नेक्स्ट ब्रांच जो रहती है दैट इज साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी के अंदर आप सेल को कंसीडर करते हो, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। सो सेकेंड वन इज साइटोटेक्सोनोमी। लिखो इसके अंदर, इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल information like chromosome number, structure and behavior। तो किस पे डिपेंड करेगी ये? सेल कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, कंटेंट आपका हैप्लोइड है या डिप्लोइड है, सारे कैरेक्टर्स जो है आप इसके अंदर पढ़ते हो। क्लियर? नेक्स्ट ब्रांच दैट इज कीमोटेक्सोनोमी, थर्ड ब्रांच। कीमो नाम से ही पता लग रहा है केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि सेल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है उसके बेसिस पे आपने टेक्सोनोमी करनी है। कीमोटेक्सोनोमी, इसमें क्या लिखोगे? राइट डाउन, इट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स टू रिजोल्व कंफ्यूजन। तो कीमोटेक्सोनोमी के अंदर आप स्टडी करते हो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल। सो दीज आर थ्री ब्रांचेस। नंबर वन न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, जिसके अंदर आप कंप्यूटर्स यूज करोगे। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कोड्स आप असाइन करते हो, हर कैरेक्टर आपके लिए इक्वल वेटेज के साथ, इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ रहेगा। देन साइटोटेक्सोनोमी, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नंबर क्या है क्रोमोसोम का और बिहेवियर क्या है उसका, सब कुछ देख रहे हो इसके अंदर। कीमोटेक्सोनोमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है एक सेल का, वो सब आपने यहाँ पे स्टडी करना है। क्लियर क्लास? आस्क फॉर योर डाउट्स, कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से। ऑल क्लियर? अब जो टेक्सोनोमी है ना, या मैं बात करूं सबसे ज्यादा कीमोटेक्सोनोमी की, ध्यान से सुनो। कुछ आपके पास प्लांट्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके आपके पास फॉसिल्स भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? लेकिन आपको कहीं ना कहीं से पता लगा कि ऐसा कुछ था पहले, या कुछ एक ऐसी नई वैरायटी आ जाए जिसका एवोल्यूशन आपको पता ना लगे कि ये नई वैरायटी बनी तो कहां से बनी, फॉसिल्स नहीं है उसके आपके पास। तो ये जो स्टडी करना है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? when there is no evidence of their fossil. You can write this line also in your notebook. Taxonomy becomes more important when there is no fossil or evidence of fossils. Clear? So this is all about the taxonomy. Taxonomy के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर इतना ही पढ़ना था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोला कि आप प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आप शुरुआत करोगे एल्गी से, फिर ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स सीबीएसई में आपने नहीं पढ़ना। सो वी आर स्टार्टिंग एल्गी फर्स्ट ऑफ ऑल। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। लेटर ऑन विल स्टार्ट द एल्गी टॉपिक। Done?
Your 12th class will be at 8:30 beta. Next class will be at 8:30 for class 12th. 8:30 to 9:30. Okay, now we are talking about the algae. एल्गी जो है, देखो जो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव प्लांट की मैं बात करूं, दैट इज एल्गी. इसके अंदर आपको रूट, स्टेम, लीव्स जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा. थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ अनडिफरेंशिएटेड है. देयर इज नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ लाइक स्ट्रक्चर. द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक थैलस. थैलस क्या होता है? बस ऐसे ही सेलुलर मास पड़ा हुआ है. देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स. सो राइट डाउन पॉइंट्स इन इट. Algae are chlorophyll. Algae are chlorophyll bearing simple thalloid यानी कि थैलस लाइक. ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है तो ऑटोट्रॉफिक ही होंगे, अपना खाना खुद से बनाएंगे. एंड लार्ज, ज्यादातर ही पाए जाते हैं पानी के अंदर, एक्वेटिक कंडीशन के अंदर. एक्वेटिक दोनों कंडीशन होगी यहां पे, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन कंडीशन. ऑर्गेनिजम्स. व्हाट आर एल्गी? एल्गी क्या है? क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल तो होगा ही होगा. सिंपल है, थैलॉइड यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है. ऑटोट्रोफिक यानी कि अपना खाना खुद से बनाएंगे. लार्ज, एक्वेटिक, ज्यादातर इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है. दोनों मिलेंगे, फ्रेश वाटर भी और मरीन कंडीशन भी. क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट इन एल्गी. नेक्स्ट विल राइट डाउन, दे अकर in a variety of habitat. They occur in variety of habitats like पत्थर जो है गीले हैं, मॉइस्ट स्टोन्स. नमी चाहिए इनको, बस वाटर चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, ये अपने आप ग्रो कर जाते हैं. मॉइस्ट स्टोन्स. नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके अंदर सॉइल, गीली मिट्टी के अंदर, या फिर वुड. जब मॉइस्चर यानी कि रेनी सीजन होता है ना, तो आपकी लकड़ी के अंदर यानी कि आपके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनके अंदर भी एल्गी जो है वो ग्रो कर सकती है. क्लियर क्लास? नेक्स्ट पॉइंट, ये कई बार कुछ ऑर्गेनिजम्स के एसोसिएशन में लाइक म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी रहते हैं. जैसे कि एल्गी जो है फंजाई के साथ रहती है तो लाइकन, हाइयर प्लांट्स के साथ भी रह सकती है. सो देयर आर सम एसोसिएशन. और कई बार एनिमल्स के ऊपर मैं एग्जांपल बोलूं तो बियर यानी कि भालू, स्लोथ बियर जो होता है, उनकी स्किन के ऊपर भी एल्गी ग्रो कर सकती है. सो राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, सम अकर्स इन एसोसिएशन सच एज फंजाई यानी कि लाइकन्स की मैं बात कर रही हूं, क्योंकि लाइकन्स जो है उसके अंदर एक एल्गी और एक फंजाई एक साथ रहती है. और ऑन एनिमल्स, एग्जाम्पल की बात करूं तो लिखेंगे हम स्लॉथ बियर. क्लियर? सो दे कैन लिव विद एसोसिएशन ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्म एंड साइज. किस किस फॉर्म में आपको एल्गी मिल सकती है? राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म एंड साइज इज ऑल्सो वेरिएबल. बहुत ज्यादा वेराइटीज जो है आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि फ्रॉम कॉलोनियल, कॉलोनी में रहने वालों से लेके आपको फिलामेंटस टू फिलामेंटस. दोनों के एग्जाम्पल लिखेंगे. कॉलोनियल में वॉल्वोक्स, कभी भी वॉल्वोक्स अकेला नहीं रहता, कॉलोनी में रहता है.
वॉल्वॉक्स इज एन एल्गी। फिलामेंटस की मैं बात करूं, यूलोथ्रिक्स। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की आपको पता है फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, धागे से प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्रो कैसे करते हैं? बाय फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? सो फिलामेंटस, कॉलोनियल, कोई भी शेप, कोई भी साइज आपको यहां पे मिल सकता है। और हम बात करेंगे यहां पर, नेक्स्ट राइट डाउन, मैसिव प्लांट बॉडी। मैसिव प्लांट बॉडी। मैसिव प्लांट बॉडी वो होती है जो बहुत बड़े एरिया तक स्प्रेड हो जाए। राइट? सो राइट डाउन एग्जांपल इन इट, कैल्प। कैल्प जो है वो अप टू 100 मीटर्स तक स्प्रेड हो जाती है कई बार, क्योंकि ग्रोथ जो है इसकी बहुत एक्सटेंसिव है। एक जगह ग्रो किया आपने और ये अपने आप फैलती चली जाएगी। तो ये मैसिव प्लांट बॉडी है, इतनी ज्यादा ग्रोथ कर जाती है कि हमें पूरे रिवर पे, पूरे पॉन्ड के ऊपर कैल्प से कैल्प दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में आप एग्जांपल लिखोगे क्लेमाइडोमोनाज। माइडोमोनाज। राइट? सो दीज आर सम वेरिएशन। ध्यान से सुनो, फॉर्म और साइज वेरिएबल रहता है। कॉलोनी में रहें, वॉल्वॉक्स एग्जांपल है। धागे की तरह रहें, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इजिली याद हो जाएगा, 10th क्लास से पढ़ते आए हो स्पायरोगायरा को। मैसिव प्लांट बॉडी जो बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाए, एग्जांपल याद करोगे कैल्प्स। यूनिसेलुलर में याद करोगे क्लेमाइडोमोनाज। सो दीज आर द एग्जांपल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो एग्जाम्स है उसमें पूछे जा सकते हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन क्लास? उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोड्यूस कैसे करती है? बेसिकली तो यहां पे जो हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे एल्गी के अंदर, इट रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अधिकतर एल्गी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। सो राइट डाउन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट के पार्ट से ही रिप्रोडक्शन हो जाए। यानी कि एक प्लांट का पार्ट लिया आपने, ग्रो कर दिया, और वो एक न्यू प्लांट बॉडी बना लेता है, तो आप उसको बोलते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव में सबसे ज्यादा होने वाली रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअली भी कर लेगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहां पर होती है। अब यहां पे रहेंगे आपके कुछ गैमीट्स। एसेक्सुअल में बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, और जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो रहता है यहां पर जूस्पोर। मोस्ट कॉमन स्पोर इज जूस्पोर। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा आपका बहुत सारी कंडीशन है यहां पे, जैसे कि आइसोगेमी या आइसोगैमस, जिसके अंदर गैमीट्स जो है सारे के सारे सिमिलर हैं। गैमीट्स आर सिमिलर, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक जैसे रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका, इसके अंदर एग्जांपल भी लिख सकते हो आइसोगेमी के अंदर। नंबर 1, फ्लैजिलेटेड गैमेट। फ्लैजिलेटेड गैमेट, फ्लैजिला प्रेजेंट है दोनों के ऊपर, यानी कि दोनों मोटाइल हैं। समझो बात को, आइसोगेमी में दोनों गैमेट सेम है, मेल फीमेल सेम है, तो दोनों के पास मूवमेंट हो सकती है, दोनों के दोनों मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रेजेंट है फ्लैजिला। एग्जाम्पल क्या लिखोगे यहां पे? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स, या फिर दोनों के दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड, एग्जाम्पल लिखोगे स्पायरोगायरा। क्लियर? ध्यान से समझो, सेक्सुअल के अंदर 3 कंडीशन लिखोगे, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। सबसे पहले हमने पढ़ा आइसोगेमस या आइसोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो ना, तो 2 गैमेट्स की बात करोगे, 2 स्पोर्स की यहां पे बात करोगे, दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड हो। एग्जांपल याद रखना है यूलोथ्रिक्स। दोनों के दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, शेप और साइज दोनों गैमेट्स के सेम है, तो एग्जांपल याद रखोगे स्पायरोगायरा। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अगेन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
डन. Write down anisogamy. नेक्स्ट है एनाइसोगेमी. एनाइसोगेमी का मतलब है गैमीट्स आर डिसिमिलर. एग्जाम्पल लिखोगे एक्टोकार्पस. एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एक्टोकार्पस. नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज oogamy. oogamy है क्या पहले समझ लो. इसके अंदर फीमेल गैमीट यानी कि एक गैमीट लार्ज है बट नॉन मोटाइल है, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकता, फ्लैजेला यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा. बेसिकली मेल्स जो होते हैं दे आर स्मॉल एंड लार्ज इन नंबर. ये भी याद रखना, नंबर इनका बहुत होता है. स्मॉल है गैमिट बट मोटाइल यानी कि फ्लैजेला यहां पे प्रेजेंट होता है. इस कंडीशन को आप बोलते हो oogamy. इन ह्यूमंस ऑल्सो आपका जो ओवम है लार्ज है बट नॉन मोटाइल है, और स्पर्म्स जो है दे आर मोटाइल एंड मोर इन नंबर एंड स्मॉल इन साइज. सो oogamy भी होती है हमारे अंदर भी. क्लियर? प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो दो आएंगे, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. एल्गी की बात करें तो यहां पे दो एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. इसको ध्यान से समझो. हमने एल्गी पढ़ा, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल बियरिंग थैलस लाइक ऑर्गेनिजम्स आएंगे. उसके अंदर हमने पढ़ना है कि बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, वही सेम रहता है, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. उसके बाद हमने बोला कि साइज और फॉर्म जो है बहुत अलग है. इसके अंदर कॉलोनियल फॉर्म भी हो सकता है जैसे कि वॉल्वॉक्स पढ़ रहे हैं, धागे की जैसे हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरो वगैरह पढ़ रहे हैं, मैसिव प्लांट बॉडी हो सकती है, कैल्प्स पढ़ रहे हैं, यूनिसेलुलर हो सकता है, क्लामाइडोमोनास पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल के अंदर ज्यादातर आपको मिलेंगी जू स्पोर्स. एसेक्सुअल में एक ही स्पोर को ग्रो होने से एक न्यू प्लांट यानी कि एल्गी बन जाता है. सेक्सुअल के अंदर दो स्पोर्स को फ्यूज होना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो नया प्लांट या एल्गी है वो यहाँ पे बनेगा. तो एग्जांपल हमने पढ़ा आइसोगेमी, जब दोनों गैमीट्स या दोनों स्पोर्स सिमिलर हैं तो आइसोगेमी. एनाइसोगेमी दोनों डिसिमिलर हैं किसी ना किसी वे से, एक्टोकार्पस. oogamy फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल, मेल स्मॉल मोटाइल गैमीट. और एग्जाम्पल आप बोलोगे वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. एनी कंफ्यूजन क्लास? Okay, take screenshot then. Take a screenshot. Then next topic is economic importance of algae. फेवरेट क्वेश्चंस है सभी स्कूल्स के टीचर्स का. राइट डाउन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी. इकोनॉमिक importance of algae. Write down. सबसे पहला पॉइंट, एटलीस्ट half of the CO2 is fixed by algae on earth. जितनी भी CO2 आप रिलीज कर रहे हो ना या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो रिलीज करते हैं वो फिक्स की जाती है एल्गी से. तो प्लांट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है CO2 को फिक्स करने में? दैट इज एल्गी. क्लियर क्लास? डन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
being photosynthetic, being photosynthetic, they increase oxygen level on earth. नेक्स्ट हमने क्या लिखा, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट वो रिलीज करेंगे और जो कि इंक्रीज करेगा अर्थ पे आपके ऑक्सीजन लेवल को, जो कि प्लांट करता ही है. क्लियर. नेक्स्ट लिखोगे दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी. राइट डाउन. थर्ड, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ताकि जो आपकी फूड साइकिल है वो आराम से चल सके. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एल्गी पे डिपेंड करते हैं. अब एल्गी इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्लांट जो है आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, तो इसी से जो आपकी फूड चेन जो है ना वो चलती है. क्लियर. नेक्स्ट राइट डाउन. मैनी स्पीसीज, जैसे कि मैं एग्जांपल लू पोरफायरा का, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा एक एल्गी है. लैमिनेरिया एंड सार्गसम are the among 70 species, are the among 70 species of edible algae. अराउंड बेटा 70 स्पीसीज हैं जिनको खाया जा सकता है, क्योंकि एल्गी जो है ये प्रोटीन रिच होती है, इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी इसको खाते हैं. तो इसमें से 3 के आपने नाम याद करने हैं, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सोरगसम. इंपॉर्टेंट है इनको याद करना. एनी कंफ्यूजन. नेक्स्ट राइट डाउन. उसके बाद लिखेंगे दे आर द हाइड्रोकोलाइड्स. दे आर द हाइड्रोकोलॉइड्स. हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब है कि पानी को जोड़े रखना. ठीक है. देखो दे आर द हाइड्रोकोलॉइड्स लाइक, एग्जांपल लिखेंगे हम यहाँ पे एल्जिन, एक तरह की ब्राउन एल्गी है. टाइप्स करोगे अभी एल्गी के आप, ब्राउन एल्गी. दूसरा एग्जांपल लिखना है यहाँ पे सिरेजिन, जो कि आपकी रेड एल्गी है. are used commercially. सो मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए हाइड्रोकोलाइड्स के लिए आप याद करोगे एल्जिन और सिरेजिन का एग्जांपल. एक ब्राउन एल्गी है और दूसरा आपका रहेगा रेड एल्गी. नेक्स्ट, 6 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. अगर एक जेल है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया is used commercially in various laboratories. अगर जेल पे बहुत सारा काम किया जाता है, इसको जो आपकी लेबोरेटरीज रहती हैं, साइंस लेबोरेटरीज, फॉर एग्जांपल आपकी बायोटेक लेबोरेटरी है, उसके अंदर इसके ऊपर माइक्रोब ग्रो कराए जाते हैं, क्योंकि ये जो है न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करती है. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस पे ग्रो किए जाते हैं. स्टडी करनी है, रिसर्च करना है, आपने साइंटिफिक मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, सारा का सारा काम होता है आपके अगर जेल पे. और अगर जेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एंड दीज टू आर एल्गी अगेन. क्लियर. नेक्स्ट, क्लोरेला, लास्ट वन. क्लोरेला अगेन एल्गी जो कि रिच है प्रोटीन के अंदर, रिच इन प्रोटीन्स, और इसको स्पेस ट्रेवलर्स यूज इट एज फूड सप्लीमेंट. ज्यादा कुछ वो लेके जा नहीं सकते हैवी चीजें, और ये लिविंग है
और लिविंग है तो खराब भी नहीं होगी, तो इसको ग्रो कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं स्पेस ट्रेवलर्स, ताकि प्रोटीन की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है उनकी वहां पूरी हो सके। इसको एज अ फूड सप्लीमेंट भी खाया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 5 मार्क्स में भी टीचर कभी कभार दे देती है, 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1 हमने लिखा कि हाफ ऑफ द CO2 इज फिक्स्ड बाय एल्गी इटसेल्फ। नंबर 2, फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगी। नंबर 3, प्राइमरी प्रोड्यूसर है ताकि इसकी जो फूड वेब है वो चल सके यहाँ से। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गसम, 70 स्पीसीज ऐसी हैं एल्गी की जो खाई जा सकती हैं, उनमें से ये 3 है। हाइड्रोकोलोइड्स का भी काम कर सकती है, एग्जाम्पल याद करोगे एल्जिन एंड सेराजिन। नेक्स्ट है अगर जो जेल है, एक जेल है जो कि ग्रेसिलेरिया और जेलिडिज्म से मिलेगी आपको, और इसको बड़े अच्छे से आप लेबोरेटरी के अंदर फॉर द ग्रोथ मीडिया जेल को आप यूज कर सकते हो। क्लोरेला, बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और इसको स्पेस ट्रेवलर्स अपने साथ लेके जाते हैं ताकि जो उनकी फूड रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी हो सके। क्लियर क्लास? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने स्टार्ट किया प्लांट किंगडम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, एंड देन वी हैव डन अबाउट द टेक्सोनोमी ब्रांचेस। एल्गी से स्टार्ट किया, एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नाउ यू कैन आस्क फॉर योर डाउट्स, स्क्रीनशॉट ले लो और जिसके डाउट्स हैं वो क्लियर करो अपने। टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन।